हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो हम जो हैं एक नए बैच के साथ स्टार्ट कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो हमने जो है स्टार्ट करी थी द लिविंग वर्ल्ड से। तो आज हम आ चुके हैं उसी मतलब द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसी के सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड वीडियो है ये उसी चैप्टर की। तो हम बात कर चुके थे एक इंट्रोडक्शन जो है, मतलब बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम किन चीज़ों को, यानी विच थिंग्स कैन बी कॉल्ड लिविंग, और किन चीज़ों को हम नॉन लिविंग कहते हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम, राइट। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी दो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर चुके थे। फर्स्ट जो था दैट वाज योर ग्रोथ, एंड सेकंड वाज रिप्रोडक्शन। तो हम इन दोनों चीज़ों की बात कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पेज के लास्ट में हमारा स्टार्ट होता है ये वाला पार्ट। सो हियर वी कैन सी अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिन कैरेक्टरिस्टिक के आगे जो ये फर्स्ट ब्लैक कलर में लाइन दी हुई है, मतलब जिनको ये डार्क किया हुआ है, उन लाइंस को आप ध्यान से पढ़ें। जो ये आपकी स्टार्टिंग में ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो नहीं करते हैं, राइट। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, राइट। यहाँ पे आप रिप्रोडक्शन में देखिए, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज यानी ग्रोथ की तरह ही इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं। यहाँ पे अगेन ये नहीं एकदम कंफर्म किया गया है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि लिविंग जो बीइंग्स हैं वो नॉर्मली यानी लाइकवाइज ग्रो करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो भी अगर अडल्टहुड में आ जाते हैं उसके बाद वो ग्रोथ नहीं करते हैं, राइट। सेल डिवाइड्स होते हैं, मटेरियल बनता है, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बट वो ग्रो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, राइट। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं भी कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, वो भी लिविंग है, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपने ध्यान दिया होगा प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल्स म्यूल्स का, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो कि मैंने आपको बताया था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है, जो कि बना हुआ है आपके हॉर्स और डंकी के मेटिंग से। देन वी हैव स्टेराइल वर्कर बीज, जिसका मैंने आपको एक लाइट जो सेल लाइफ साइकिल है बीज का वो भी एक्सप्लेन किया था। देन वी हैव इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी वो ह्यूमन कपल्स जो कि चिल्ड्रन मतलब जिनको बच्चा नहीं हो पाता है, इवन दे आर नॉट नॉन लिविंग, राइट। वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, स्टिल दे आर लिविंग। अब आप मेटाबॉलिज्म में देखिए, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अगेन मेटाबॉलिज्म जो है एक ऐसी फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जरूर करते हैं। आप आगे के कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे क्या गया है कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेसिस पे हम एकदम पूरी तरीके से श्योर होके ये कह सकते हैं कि यस, ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिविंग है, या फिर ये एक ऑर्गेनिज्म है, और ये जो चीजें हैं वो नॉन लिविंग है, राइट। बाकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि आप मेटाबॉलिज्म को देखिए, यहाँ पे लिखा है हेंस cellular organization of the body is the defining feature of life forms, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऐसी फीचर है जो कि डिफाइन कर सकती है, एक सॉलिड प्रूफ है नॉन लिविंग और लिविंग चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करें। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ये आपको पता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, उनको कहा जाता है क्या, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ केमिकल्स, यानी केमिकल्स को एक परफेक्ट तरीके से अरेंज किया गया है सेल्स में, जो कि आगे चल के टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और अगर वो यूनिसेलुलर है तो सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनल्स की प्लेसमेंट की वजह से इतनी परफेक्ट प्लेसमेंट होती है केमिकल्स की कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, राइट।
तो ये जो केमिकल्स हैं ये चाहे छोटे हों या बड़े हों, डिफरेंट क्लासेस के हो सकते हैं, अल्कोहल, फिनॉल या फिर एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, एक्सेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड। ये बनाए जा रहे हैं, लगातार बॉडी में फॉर्म होते हैं और किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एज इट इज़ स्टोर होती हैं। जैसे ग्लाइकोजन है, एक बार बन गया तो स्टोर हो जाता है। प्लांट्स में स्टार्च है, एक बार बन गया तो स्टोर हो जाता है, फाइनली वो बाद में दोबारा कभी यूज होता है या फिर नहीं होता है। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी एक चीज को बनाने में, किसी भी केमिकल को डेफिनेटली अगर बनाया जा रहा है फिर किसी और केमिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये आपने केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा होगा। Then we have, there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। Then we see all plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism। यानी कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हों, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो या फिर फंजाई है, सब के सब मेटाबॉलिज्म ज़रूर करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म करने का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। और किसी भी केमिकल, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होंगे, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होना तो ज़रूरी है। और आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म केमिकल्स का ही बना होता है। Sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism। यानी यहाँ पे आपको दी गई है मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन कि मेटाबॉलिज्म कहते किसे हैं, क्योंकि ये कई बार मतलब कंफ्यूजन होती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेटाबॉलिज्म, जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे उससे कोई चीज़ बन रही हो या फिर जो कोई भी केमिकल है वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कोई चीज़ फॉर्म भी हो सकती है और कोई चीज़ टूट भी सकती है या फिर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, सो हाँ चल आगे बढ़ते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक स्टोन का एग्जांपल लीजिए, अगर वो सिलिका का बना हुआ है तो हमेशा सिलिका ही रहेगा, जब तक कि बाहर से कोई एसिड या बेस अटैक नहीं करता है, भले ही वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, अटैक नहीं करता है, तब तक वो एज इट इज ही रहेगा। वो खुद से कोई केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सेल फ्री सिस्टम में भी, यानी बॉडी के बाहर भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराई जा सकती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बट इन मेटाबॉलिक, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, इनको आप लिविंग बीइंग्स नहीं कह सकते। ये जो है लिविंग रिएक्शंस कही जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग। क्योंकि ये लिविंग नहीं है, बट हम इसे टोटली नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के बाहर नेचुरली ये मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। Hence, while metabolism is a defining feature, ये आप ध्यान रखेंगे, of all living organism without exception, इसका कोई exception नहीं है। एक भी जगह ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आप कह सकें कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि हम बॉडी के बाहर करवा पा रहे हैं इन विट्रो, वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, लिविंग थिंग्स तो नहीं है, लेकिन उन्हें लिविंग रिएक्शंस कहा जाता है। यानी ऐसी रिएक्शन जो लिविंग थिंग्स में होती है, राइट। देन वी हैव, यहाँ पे साफ साफ जो आपको बोल्ड करके लिखा हुआ है लाइन, यह बात ध्यान रखेंगे, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। क्योंकि डिफाइनिंग फीचर वाला जो वर्ड्स है ना, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। और आप ये वर्ड्स जहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि सिर्फ 2 फीचर्स हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding। यानी अपने सराउंडिंग को महसूस कर पाना और उस सराउंडिंग के को एक रिस्पॉन्स देना कि हमारे सराउंडिंग में हीट ज़्यादा हो रही है तो हम पंखा चला लें। लाइक ह्यूमंस को अगर हम देखें, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, हमें गर्मी लग रही है, हमें फील हो रहा है कि इट इज़ रियली हॉट, तो हम पंखा चला लेंगे। अगर ठंड लग रही है कि बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है, बाहर एनवायरनमेंट, हवा बहुत ठंडी लग रही है, तो हम ब्लैंकेट ले लेंगे या फिर हीटर चला लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हमने टच किया तो वी कैन फील कि हमने इसे टच किया, राइट। तो इस तरीके से हम फील कर सकते हैं।
प्लांट्स को अगर आप देख लें तो वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी फील करते हैं। हाउ? आपने देखा है फोटो पीरियोडिज्म, जहाँ पे फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है सनलाइट, यानी कि फ्लावर भी ये महसूस कर पाता है किसी भी तरीके से, जैसे हम डिफरेंट रिएक्शंस की जो केमिकल रिएक्शन है उनकी वजह से फील करते हैं, वैसे उनके अंदर भी एक मैकेनिज्म है हॉर्मोन्स का। तो सनलाइट जिधर से आती है, जितनी सनलाइट पड़ती है उनकी लीव्स, ये आप ध्यान रखेंगे पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है, लीव्स में हमेशा जो भी लाइट पड़ती है उसका सेंस जो है हमेशा लीव्स में होता है, कभी फ्लावर में नहीं होता है। तो लीफ ने सेंस किया कि लाइट बहुत ज़्यादा है, तो जो लॉन्ग डे वाले प्लांट हैं वो फ्लावर करेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए धूप हुई, बादल आ गए, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, सब के सब अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो है एबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम जो है अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, टच के लिए स्किन है, नोज है स्मेल के लिए, हमारे पास माउथ है, टंग है टेस्ट करने के लिए। प्लांट्स भी अपने एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। किसे रिस्पॉन्ड करती हैं वो? वाटर, लाइट, टेम्परेचर, और या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो उन्हें परेशान करते हैं, हर्बीवोर्स, और या फिर हो पॉल्यूशन। आपको पता है लाइचेंस जिनमें एल्गी एक पार्ट होता है, वो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, खासकर SO2 पॉल्यूटेड। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यही वो पॉइंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए होते हैं। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं होते हैं। सो यू विल रिमेंबर दीज पॉइंट्स आल्सो, राइट? सो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स से लेके बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड यूकैरियोट्स है, जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, राइट? फोटो पीरियोडिक इफेक्ट जो है रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। यानी फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है कि फोटो यानी लाइट होता है, पीरियड मतलब टाइम। तो यानी लाइट, यानी सनलाइट हम बेसिकली बात कर रहे हैं, वो लाइट कितनी देर तक आ रही है धरती पे, इससे बहुत सारे जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, यानी जो जिनका फिक्स्ड होता है कि ये समर में ब्रीड करेंगे या फिर विंटर में ब्रीड करेंगे, किस टाइम पे रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उन ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। कई प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि सालों साल फल देते हैं, जबकि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका एक सीजन होता है। वैसे एनिमल्स भी होते हैं जिनका एक परफेक्ट सीजन होता है, चाहे वो डियर हो या फिर डिफरेंट बर्ड्स हों। बर्ड्स का तो ज़्यादातर सीजनल ही होता है। और ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी, यानी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल एंटर हुआ, आप चाहे प्लांट ही हो, प्लांट को भी आप पॉइजन कर दीजिए, प्लांट भी मर जाएगा। तो यानी कि उसने किसी न किसी तरह उस केमिकल को पहचाना, राइट? ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर, हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपने आसपास का पता है, अपने सराउंडिंग का पता है कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में जो कि खुद को जानता है, खुद को पहचानता है कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है, मेमोरी है, सोचने की पावर है। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ इन नीट एग्जामिनेशन की। सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ कॉन्शियस है, यानी अपने आप को पहचानता है, अपनी एक्टिविटी को समझता है, दैट इज ह्यूमन। तो यहाँ पे आप बोल्ड लाइन वाली लाइन जो है इसको मार्क कर लेंगे। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उसके बाद क्या है कि हमें थोड़ा बहुत एक आइडिया वापस से दिया गया है कि बायोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं। थोड़ा सा और जो है कॉम्प्लिकेट किया गया है इस क्वेश्चन को कि लिविंग किसे कहते हैं, ह्यूमंस में खासकर, क्योंकि ह्यूमन जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो माना जाता है, एंजियोस्पर्म को छोड़ के, जो कि प्लांट्स में एंजियोस्पर्म है। दैट इज ऑल्सो वेरी डेवलप्ड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, लगभग ह्यूमन के टाइप का है वो। सो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि जब ह्यूमंस की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना लिविंग स्टेट को, क्योंकि आपने देखा होगा पेशेंट्स जो कोमा में रहते हैं, सॉरी लाइट का थोड़ा इशू है। सो जो पेशेंट्स जो कोमा में रहते हैं उनको आप देखें तो उनके अंदर, एक मिनट में स्क्रीन पे आ जाऊँ। हाँ, तो जो पेशेंट्स कोमा में रहते हैं आपने उनको देखा होगा कि वो वर्चुअली मतलब डेड होते हैं, उनका ब्रेन डेड होता है, वो सेंस नहीं कर सकते अपने एनवायरनमेंट को, बॉडी में बहुत कम हलचल हो रही होती है। क्या हम उनको लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें? आप देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग।
तो इसका क्वेश्चन है कि दे आर लिविंग, कैसे लिविंग है। यहाँ पे हमने बेसिकली दो कैरेक्टर्स ऐसे पढ़े थे जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म दोनों ही होती है जो कोमा वाले पेशेंट होते हैं उनमें। कैसे होती है? कॉन्शियसनेस की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जो कोमा वाले पेशेंट है वो कॉन्शियस नहीं होते, तो वो भी कॉन्शियस होते हैं। कैसे कॉन्शियस होते हैं? अगर आप उनकी बॉडी में कोई भी ड्रग देते हैं, जैसे कि मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि उनको तो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, मेडिसिन दी जाती हैं, साथ में उनकी बॉडी को ग्लूकोज जा रहा होता है। तो अगर वो कॉन्शियस नहीं होते तो उनकी बॉडी को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी बॉडी के अंदर कोई ड्रग आया है। कोई मेडिसिन उनकी बॉडी में गई, उनकी बॉडी ने उस मेडिसिन को लेकर रिस्पॉन्ड किया, कुछ मतलब चाहे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड हो चाहे नेगेटिव रिस्पॉन्स हो, रिस्पॉन्स तो करता है हमेशा बॉडी। तो अगर रिस्पॉन्स कर रही है बॉडी, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी अवेयर है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ड्रग आया है। या फिर आप दूसरा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म भी करता है। वो जो है यूरिनेट करते हैं, एक्सक्रीशन होता है उनके अंदर। कोई भी मेडिसिन जाता है, मेडिसिन के जो है उसका केमिकल रिएक्शन होता है, ग्लूकोज जाता है उनकी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज को उनकी बॉडी यूज करती है, रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर डेफिनेटली, तभी जिंदा है। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों ही है, तो इसका मतलब वो लिविंग होते हैं, क्योंकि ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो मैं वापस से इधर चला जाता हूँ। एंड अब जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो कि बायोलॉजी को एक बड़ा सा मतलब नाम दे देती हैं, जो कि स्पेशल चीज़ें हैं जो कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनकी इमर्जेंस की, वो कैसे बने। हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। हम जिन चीज़ों की बात करते हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग यानी कि इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म, एंड आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि कॉन्शियसनेस। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी बॉडी में होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये बताया गया है। उसके बाद बायोलॉजी की बात की गई है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दैट्स व्हाई बायोलॉजी इज सो इंटरेस्टिंग। मैं तो कहता हूँ बायोलॉजी इज ऑसम। सो बायोलॉजी इज एक्चुअली ऑसम। तो हम आगे चलते हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, past and future are linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degrees। ये जो लास्ट की लाइन है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। जिस तरीके से हम बात करते हैं ना कि अर्थ पे उतना ही पानी है, वही पानी सब यूज कर रहे हैं, चाहे वो कृष्ण के ज़माने में हो चाहे वो अब के ज़माने में हो। उसी तरीके से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बात की गई, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर म्यूटेशन, इवोल्यूशन या फिर आपका जो गैमीट बनता है तो मियोसिस के टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट सब में सेम जेनेटिक मटेरियल ही आ रहा है, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, बट टू वेरिंग डिग्रीज। ऑलराइट, तो अब हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। मैंने थोड़ा लाइट को फिक्स कर लिया है ताकि दिखाई दे, तो मतलब मेरी शक्ल दिखाई दे, ये तो तुम्हें दिखाई देगा, ये तो स्क्रीन पे है। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि लिविंग वर्ल्ड जो कि हमारे मतलब पूरी की पूरी धरती है, उस पर कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनको किस तरीके से हम जानते हैं, इसकी यहाँ पे बात की गई है। तो इसको भी हम रीड करेंगे एंड साथ में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ वो दूंगा। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये की बात की गई है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये पूरे पैराग्राफ में आपको बायोडाइवर्सिटी जो मेन वर्ड है इसी के बारे में बताया गया है। बी इट पॉटेड प्लांट्स, जो हमने प्लांट्स अपने घर पे लगा रखे हैं, इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, हमने जो पालतू जानवर रख रखे हैं, जो दूसरे जानवर हैं या फिर प्लांट्स हैं, वो सब के सब कितने डिफरेंट टाइप के और कितने सारे हैं पूरे वर्ल्ड में। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। हम नहीं देखते हैं, कितने सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा होगा, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, लेकिन फिर भी वो मौजूद हैं। आपको पता है आपकी बॉडी में 1 से लेके 1.5 kg तक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, वो लैब हो सकता है, वो इकोलाई हो सकता है। सबसे ज़्यादा इकोलाई, एटलीस्ट नियरली 1 kg ऑफ इकोलाई इज प्रेजेंट इन योर गट,
इन योर लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। तो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अराउंड अस. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see will also increase. तो यहाँ पे बताया गया है हमें कि जितने ज़्यादा आप एरिया में रिसर्च करेंगे, जितने ज़्यादा आप एरिया को देखेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्गेनिज्म या फिर कहें उतने ही ज़्यादा टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे. यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि हाँ, डेफिनेटली इफ़ यू विजिट डेंस फॉरेस्ट, यानी कि हम एक अगर घने जंगल में चले जाएं, हमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखने के चांसेस हो जाते हैं. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज, यानी हर डिफरेंट टाइप का जो भी हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, यानी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो एक स्पेसिफिक यानी एक जो स्पीशीज़ है उसको डिफाइन करता है. जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो कि हमें पता है अभी, जो कि डिफाइंड हैं, उनका नाम दिया गया है, दे आर 1.7 to 1.8 मिलियन. और ये जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है, तो हम यही याद रखेंगे. ये बात आप ध्यान रखें, आप कहीं और ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. लिखा हुआ है वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर मोर एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड. यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म अभी बाकी हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, वो भी हम कर लेंगे. सो आप 1.7 to 1.8 मिलियन ही याद रखें, किसी लेटेस्ट के नाम पे किसी और बुक में ना जाएं, कहीं और ना जाएं, नेट पे ना चेक करें, यही याद रखेंगे आप. उसके बाद हमें आगे ये समझाने की कोशिश हो रही है कि हमने पहले देखा कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को हम जानते हैं. तो अगर इतनी सारी स्पीशीज़ को अगर हम जानते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को कितने डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है. आप एक एरिया में देख लीजिए, मतलब एक कंट्री में देख लीजिए, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको कितने डिफरेंट नेम से जाना जाता है. तो अगर एक कंट्री में इतनी कन्फ्यूजन है, तो जो डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ पे टोटली लैंग्वेज ही डिफरेंट है. अब इंडिया में वैसे भी 121 से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं, फिर बहुत सारी भाषा, उसके बाद कई नीचे हिंदी मुझे ज़्यादा आती नहीं है, बट बहुत सारे मतलब डिफरेंट तरीक़ों से जो हैं हम जानते हैं कि हर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है इंडिया में. सो कितने डिफरेंट नेम से बुलाया जाता होगा एक ऑर्गेनिज्म को. और जब एक कंट्री में ऐसा हो रहा है, तो जो पूरे वर्ल्ड में अगर सब अपनी अपनी मर्जी से किसी ऑर्गेनिज्म को बुलाया जाए, बोले, तो अगर दो देशों के साइंटिस्ट आपस में बात करें तो कैसे बात करेंगे? किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में तो कभी बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जो है कुछ और नाम लेगा, एक कुछ और नाम लेगा, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे. कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. तो इसलिए हमें दिया गया है नोमेनक्लेचर सिस्टम. नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना. नेमिंग को नोमेनक्लेचर कहा जाता है इन साइंटिफिक टर्म्स. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. यानी पूरे वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाए एक ऑर्गेनिज्म को. ऐसी प्रोसेस को कहते हैं नोमेनक्लेचर. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism described correctly and we know what organism we are talking about. इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके नोमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन आता है. ये जो है एमसीक्यू आ चुका है किसी मतलब इसको सीरीज में लगाने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन. इस तरीके से सीरीज में लगाने के लिए एमसीक्यू नीट में भी आ चुका है. तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखने वाले हैं. देन यहाँ पे बताया गया है आगे किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम फॉर ईच नोन ऑर्गेनिज्म. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबसे बड़ी बात, सबको ये मानना होता है, ये जो साइंटिफिक नेम है ये सबके लिए मान्य होना चाहिए, इसलिए नाम ऐसा रखा जाता है ताकि सब बोल सके, सब समझ सके. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. कई बार क्या होता है कि ICBN को लोग एक ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं, जबकि ICBN एक रूल है, एक रूल बुक है, एक तरीका कह सकते हैं, जो कि
मतलब प्लांट्स को नेम देने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बल्कि मैंने कई बार देखा है ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी, या फिर मतलब कई टीचर्स भी ऐसा बता देते हैं कि ICBN एंड ICZN जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। दीज आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रूल है, ये एक तरीका है नाम देने का। उसके बाद आगे बोला है कि जो एनिमल्स हैं उनको कैसे नोमेनक्लेचर, उनको कैसे दिया जाता है, तो उनके लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है कोड ऑफ दिया हुआ है और यहाँ पे कोड फॉर दिया हुआ है। बेसिकली इससे फर्क पड़ता नहीं है वैसे, बट नीट में भी ये इसी तरीके से दिया जाता है, फॉर एंड ऑफ, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। कभी उल्टा किया नहीं जाता ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ऐसा कुछ किया नहीं जाएगा, बट फिर भी आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Then we have the scientific names ensure for each organism has only one name। ये आप ध्यान रखें कि साइंटिफिक नेम जो है एक ऑर्गेनिज्म को एक ही दिया जाता है, चाहे लोकल नेम्स आप कितने भी रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल पीपल ऑफ एनी पार्ट, सबसे बड़ी बात, ऑफ द वर्ल्ड टू अराइज एट द सेम नेम। यानी कि हम अगर एक्सप्लेन करें कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी ऐसे लंबी नाक है, मतलब टेल है, चार पैर हैं, ये मतलब कार्निवोरस है, तो मतलब सबके सब डॉग पे पहुंचे, और डॉग पे ना पहुंचे, दैट इज द इंग्लिश नेम, वो जो है कैनिस पे पहुंचे। ये आप थोड़े बहुत साइंटिफिक नेम भी आप ध्यान रखेंगे, डॉग, कैट, एलिफेंट, डॉल्फिन, पैरेट, जो है ये मतलब जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स है, रैबिट, हॉर्स, इन सब के जो है कॉमन नेम्स आप, साइंटिफिक नेम्स आप ध्यान रखेंगे। जैसे डॉग का कैनिस मैंने बताया, कैट का फेलिस, ऐसे आप साइंटिफिक नेम्स याद रखेंगे। जैसे मंकी का मकाका होता है, एलिफेंट का एलिफस होता है, डॉल्फिन का डेल्फिलेरी डेल्फिस होता है, रोज का रोजा होता है। इतना हार्ड भी नहीं है, बट आप ध्यान रखेंगे। जैसे पीकॉक का पावो होता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, बट आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूं, आपको याद भी करवा दूं वीडियो में ही। मैं उस पर विश्वास नहीं रखता कि आप मतलब किसी अजीब अजीब तरीके से याद रखें, क्योंकि आप अगर सीधा सीधा याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। आप शॉर्ट फॉर्म करके याद रखेंगे, फिर शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा कि पी से पावो था, सी से कैट था, तो एफ से फैलिस होगा, मतलब वो और ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने का तरीका होता है, तो आप वो सब ना करें, राइट। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड अर्लियर, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए सेम नेम ना यूज हो। हाउ एवर ऐसा हुआ है, क्योंकि एक बार नाम रख दिया तो अब उसे चेंज करेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए कुछ ऐसे नेम्स हैं जो कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को सेम साइंटिफिक नेम दे दिया गया है। और ऐसा भी है कि एक ऑर्गेनिज्म को दो साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। तो ये जो दो रूल्स हैं उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया गया है, बट ये रूल्स हैं। अब ऐसा नहीं होता है, जो है शुरू में थोड़ा हो गया था। वही बात है कि बेंजीन का एक बार जो है पड़ गया बेंजीन नाम, तो बेंजीन ही यूज होता है, तो यूज नहीं किया जा सकता उसका एक्चुअल जो केमिकल नेम है। सो ऐसे ही होता है। आगे देखें, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। यहाँ से मैं खुद से एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी को बहुत मतलब लंबा चौड़ा कर देगी। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे ये कहा गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पसीना आ रहा है मेरे को यहाँ पे भी, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी साइंटिफिक नेम देते हैं वो एक्चुअली दिया गया था ये सिस्टम बाय कैरलस लिनियस। यहाँ इनकी स्टोरी भी जान लिया। एक्चुअली कैरलस लिनियस का पूरा नाम और एक्चुअल नेम जो है दैट इज कार्ल, CARL। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक मेरी राइटिंग अच्छी आएगी नहीं, बट फिर भी आई ट्राई। इट इज कार्ल वॉन एंड देन लिनियस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये इनका 3 वर्ड वाला नाम था, कैरलस लिनियस का। फिर जब इनने नेम दिया ना, आप अगर लिखना चाहें तो बैक जाके देख सकते हैं। तो इनने जब ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया ना, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि 2 वर्ड वाला नोमेनक्लेचर, जिसमें सिर्फ 2 ही वर्ड आए। इनने ऐसा कहा कि 2 वर्ड आएंगे ना जिस नेम में, वो सही रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट नेम होगा वो जेनेरिक नेम होगा, यानी उसको जीनस को डिफाइन करेगा, और जो सेकेंड नेम होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ये जो है उसके स्पीशीज को बताएगा। तो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था कि अपना नेम तो 3 वर्ड का है और हम दे रहे हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, तो ये तो बड़ा मतलब अजीब सी बात हो जाएगी ना। तो इनने क्या किया, अपना नाम भी 2 वर्ड का कर लिया। कार्ल वॉन लिनियस को
कैरोलस लिनियस बना दिया इनने, समझे। इन अपने नाम को भी बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बना दिया, चाहे वो जीनस स्पीशीज को डिफाइन ना करे, लेकिन वो 2 वर्ड का हो गया। तो इस तरीके से इनका नाम पड़ा था, और साथ में इनने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया। एक और बात आप ध्यान रखें कि जब इनने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था वो 1969 के बाद था, आर.एच. व्हिटेकर के बाद। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, राइट। तो आगे हम देखें कि इस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है नेम दिया जाता है। उसके लिए सबसे पहले इनने क्या किया है, यूज किया है मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो के साइंटिफिक नेम को एज एन एग्जाम्पल। मैं इस साइड आ जाता हूँ, आपको क्लियरली दिखाई देगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, वैसे भी जो है कुछ साइंटिफिक नेम्स आपको हमेशा दिखाई पड़ते रहेंगे। मैंजीफेरा इंडिका, पाइसम सिस्टाइवम, पी का है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे तो वैसे खुद ही मतलब याद हो जाएंगे पूरी बायो पढ़ते पढ़ते 12th तक। बट फिर भी अब देख लीजिए मैंजीफेरा इंडिका में जो, हाँ, जो मैंजीफेरा है वो जो है आपके जीनस को डिनोट करता है। एंड इंडिका जो स्पेसिफिक, आपको पता है मैंगो की बहुत सारी वैरायटी है, 2000 से ज़्यादा वैरायटी है, जिनमें से 200 से ज़्यादा वैरायटी इंडिया में पाई जाती है। और अब 200 भी नहीं है, अब तो आई थिंक 500 तक पहुंच गया है। बहुत पहले की बात है जब 200 था, क्योंकि जो है आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा उसके उसके जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा बहुत इधर उधर करके जो है डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। बल्कि कई बार तो अनार और अमरूद के साथ भी हाइब्रिडाइजेशन कर दिया गया था, तो समथिंग लाइक दैट। तो जो ये वाली स्पीशीज है मैंजीफेरा इंडिका, ये एक स्पेसिफिक, ये एक डिफाइंड स्पीशीज है, जो कि है मैंजीफेरा इंडिका इंडियन स्पीशीज जो एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि यहीं पे पाई जाती है सिर्फ, और कहीं नहीं पाई जाती मैंजीफेरा इंडिका। इसीलिए यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, ताकि देख के अच्छा लगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि मैंजीफेरा जो है स्पीशीज है और इंडिका जो है मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीशीज है। तो इसमें जो है 4 रूल्स दिए गए हैं कि कैसे लिया जाता है। तो फर्स्ट रूल कि कोई भी नेम जो है वो लैटिन से लिया जाता है। लैटिन से क्यों लिया जाता है? क्योंकि लैटिन जो है बोलना आसान होता है, पता नहीं कैसे आसान होता है, लेकिन इनका यही कहना है कि चाइनीज से लेके जापानीज से लेके फ्रेंच से लेके इंडियन तक सब के सब लैटिन भाषा सबसे आसानी से बोल पाएंगे। हो भी सकता है क्योंकि चाइनीज आपने खुद ही सुनी होगी तो बहुत अजीब लग रही होगी, मैंजीफेरा इंडिका जितनी तो इजी होती नहीं है बोलना, तो आप बोल लेंगे। अगर वो लैटिन से नहीं भी होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लैटिन से नहीं है, जैसे मैंजीफेरा जो वर्ड है ना, ये मैंगो से ही लिया गया है, लेकिन इसे लैटिनाइज्ड कर दिया गया, यानी लैटिन जैसा बना दिया गया है मैंजीफेरा बना के मैंगो की जगह, राइट। देन सेकेंड रूल है हमारा, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पीशीज, the second name represent the first name represent the genus and second name represent the species। ये एक रूल है, राइट, हमेशा ऐसा होगा। both the word in biological name अगर हाथ से लिखा गया है तो अलग अलग लिख के दोनों को अंडरलाइन किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग लिखा जाएगा दोनों को, अलग अलग वर्ड, एंड अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। फर्स्ट जो वर्ड है यानी जीनस वाला नेम, उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, राइट, और जो स्पीशीज को डिनोट करता है जो, उसको स्मॉल लेटर से। देन लास्ट हमारा रूल है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्पीशीज विद कैपिटल लेटर, और दूसरा वाला जो है ये स्मॉल लेटर से होता है। तो ये मैंने आपको 4 रूल बता दिए। अब ये एक और बात है कि ये मैंजीफेरा इंडिका लिन भी आपको कई जगह दिखाया जाएगा। तो लिन का क्या मतलब है कि मैंजीफेरा इंडिका को सबसे पहले डिफाइन लिन ने यानी लिनियस ने किया था। जो कैरोलस लिनियस थे उन्हीं ने सबसे पहले एक्चुअली मैंजीफेरा इंडिका नेम दिया था, राइट। तो उसको एब्रीविएट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मैंजीफेरा इंडिका लिन करके, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे हमने रूल्स पढ़ लिए हैं। तो अब जो है मेरे हिसाब से आज हमने जो है लिविंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। द लिविंग वर्ल्ड में बहुत कुछ हो गया आज। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, जो बायोलॉजी की पूरी राम कथा पढ़ ली, उसके बाद नोमेनक्लेचर जान लिया क्या होता है, कैसे होता है, किसने दिया, कहानी भी बता दी कैरोलस लिनियस की, और सारे के सारे रूल्स भी हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अब लास्ट हमारा पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, बस इतना ही जानेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जिसमें बताया जाएगा कि स्पीशीज़ क्या होती है, फिर जीनस जो है स्पीशीज़ का कॉम्बिनेशन है, जो उसके बाद आ जाता है आपका फैमिली, वो जीनस का कॉम्बिनेशन है, देन ऑर्डर फैमिली का कॉम्बिनेशन है, क्लास ऑर्डर का कॉम्बिनेशन, और फाइलम क्लास का कॉम्बिनेशन है, किंगडम फाइलम का कॉम्बिनेशन। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, इतना ज़्यादा 2 पेज वेस्ट किए गए हैं पूरे के पूरे, जो कि बच्चे को अपने आप ही समझ में आ जाते हैं, जब फिर भी वेस्ट कुछ भी।
उसके बाद आपके ये 5 जो हैं ये आपको चारों याद रखने हैं, देन टैक्सोनॉमिकेट्स हैं, बस 1 या 2 और वीडियो में हो जाएगा। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरीज़ है तो आप पूरा देखने वाले हैं। ये कोई रिवीजन सीरीज़ नहीं है जो वीडियो छोटी हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे, वीडियो छोटी नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी इस सीरीज़ के बारे में पता चले। अगर उन्हें कोई भी डाउट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा आप वीडियो देखें, अगर आपको कोई डाउट हो, किसी टॉपिक में डाउट हो, तब भी आप देख सकते हैं, कोई एक वीडियो देख लीजिए, एक पार्ट देख लीजिए, चलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।